कि मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मॉलिक्यूलर स्पीड्स है ना। ये एक ग्राफ दिया था, किसने दिया था? मैक्सवेल और बोल्ट्जमैन ने दिया था मिलके। और किसके बारे में दिया था? मॉलिक्यूलर स्पीड्स के ऊपर हमारा ये ग्राफ था। अब ये ग्राफ उन्होंने बनाया कैसे? उन्होंने ग्राफ आपका किस किस के बीच में लिया? एक्स एक्सिस के ऊपर ली आपकी मॉलिक्यूलर स्पीड्स। हम लोग जब काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस पढ़ रहे थे तो हम लोगों ने ये बोला था कि सारे के सारे जो मॉलिक्यूल्स होते हैं अलग अलग स्पीड के साथ मूव करते हैं, राइट। तो हम लोगों ने उनकी स्पीड्स को एक्स एक्सिस पे ले लिया है और वाई एक्सिस पे ले रहे हैं डेल्टा एन अपॉन एन। अब बोलोगे भैया ये क्या है ना। तो देखो, एन होता है आपका टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं? एन से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और डेल्टा एन क्या होता है? आपका फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स या फिर फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स पजेसिंग दैट स्पीड। मतलब डेल्टा एन बेसिकली क्या होगा? एन का ही एक हिस्सा हो गया। मतलब एन जैसे सपोज करो आपके 100 मॉलिक्यूल्स है तो डेल्टा एन कितना हो जाएगा? आपके जैसे 5 मॉलिक्यूल्स हो गए, राइट। तो इस पूरे डेल्टा एन बाय एन को क्या बोलते हैं? अभी समझाता हूं मैं, पहले आपको ग्राफ दिखाता हूं। ग्राफ कैसा बनता है? ऐसा बेल शेप्ड का आपका ग्राफ बनता है। ऐसा बेल शेप्ड का आपका ग्राफ बनता है, ठीक है। तो देखो ये बता क्या रहा है ग्राफ? ये ग्राफ ये बता रहा है, सपोज करो मैं ये मॉलिक्यूलर स्पीड लेता हूं। सपोज करो ये मैंने मॉलिक्यूलर स्पीड ली, तो इस मॉलिक्यूलर स्पीड के साथ कितने फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स मूव कर रहे हैं ये ग्राफ बताता है। जैसे यार मैं आपके ये मैंने मॉलिक्यूलर स्पीड ली, तो सपोज करो मैं इसको ये बढ़ाता हूं। इसको जैसे ही मैं यहां से बढ़ाऊंगा तो मेरे पास एक डेल्टा एन बाय एन की वैल्यू आएगी। इस एक्स एक्सिस की एक्स वैल्यू के करस्पॉन्डिंग मेरे पास ये वाली एक वाई वैल्यू आएगी ना। ये वाई वैल्यू क्या बता रही है? अगर सपोज करो ये स्पीड मैं मान लेता हूं v1, तो इस v1 स्पीड के साथ कितने मॉलिक्यूल्स मूव कर रहे हैं। जैसे यार आपने 100 मॉलिक्यूल्स ले रखे हैं टोटल, तो 100 मॉलिक्यूल्स में से v1 स्पीड के साथ कितने मॉलिक्यूल्स मूव कर रहे हैं ये हमें बताता है ग्राफ। तो ये डेल्टा एन बाय एन क्या है? डेल्टा एन बाय एन है ऐसा फ्रैक्शन किसका? मॉलिक्यूल्स का, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स मूविंग विद अ पर्टिकुलर स्पीड। एक स्पीड पे वो कुछ भी हो सकती है, v1 हो सकती है, v2 हो सकती है, कुछ भी हो सकती है ना। एक्स एक्सिस पे हमने क्या ले रखा है? मॉलिक्यूलर स्पीड ले रखी है। उस स्पीड के साथ कितने फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स वो मूव कर रहे हैं उस पर्टिकुलर स्पीड के साथ, ये हमें ग्राफ बताता है। अब अगर इतना समझ गए हैं तो आप लोग मुझे ये बताइए, अब आप लोग इतना ये मुझे बताने में सक्षम हो कि ये जो आपका मैंने हाईएस्ट पॉइंट लिया है जो मैंने ये वाला, इसमें जो ये स्पीड आ रही है, इस स्पीड को मैं क्या बोलूंगा? मुझे बताओ, इस स्पीड को मैं क्या बोलूंगा? इस स्पीड को बोला जाता है VMPS, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। आप लोगों को एमपीएस क्या बताया था? मोस्ट प्रोबेबल स्पीड वो होती है जो मैक्सिमम फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स या फिर मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पजेस करते हैं। तो मैक्सिमम मॉलिक्यूल्स कहां आएंगे? इसके पीक पे ही तो आएंगे। मैक्सिमम मॉलिक्यूल्स कहां आएंगे? इसके पीक पे आएंगे। तो जो इसका पीक है वो कौन बता रहा है? एमपीएस बता रहा है। आ रही है बात समझ में? करेक्ट, क्योंकि एमपीएस क्या होता है? ऐसी स्पीड जो मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पजेस कर रहे हैं। करेक्ट, तो पीक इसको बता रहा है, एमपीएस को बता रहा है। अब मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में एक ऑर्डर भी बताया था। 3 तरीके की स्पीड बताई थी, आरएमएस बताई थी, एवरेज बताई थी और एमपीएस बताई थी। अगर मैं स्पीड की बात करूं, ऑर्डर ऑफ मॉलिक्यूलर स्पीड की अगर मैं बात करूं आप लोगों से, तो सबसे बड़ी कौन सी होती है? आरएमएस। वी आरएमएस सबसे बड़ी होती है। फिर कौन सी होती है? वी एवरेज होती है। और सबसे छोटी कौन सी होती है? वी एमपीएस होती है। तो अगर ध्यान से देखो, वी एमपीएस मैंने बना दी है, तो अगर मैं एवरेज बनाना चाहूंगा, वी एवरेज बनाना चाहूं, तो एमपीएस के वो कहां आएगी? राइट साइड में आएगी। क्यों? क्योंकि वैल्यू क्या रहेगी? बड़ी रहेगी ना। और एक्स एक्सिस में अगर आप राइट साइड मूव करते हो तो वैल्यू क्या होती है? बड़ी होती है। तो ये जो मैंने ब्लू से मार्क करी है, ये क्या है? इसकी वी एवरेज। ये क्या है? इसकी वी एवरेज। और अगर मैं वी आरएमएस बनाना चाहूं तो वो एवरेज से भी बड़ी होती है। तो राइट साइड में और ज्यादा हमें मूव करना पड़ेगा। तो ये लगभग स्पीड, यहां पे लगभग स्पीड कितनी आएगी? वी आरएमएस आएगी। आ रही है बात समझ में? तो ये होता है आपका मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मॉलिक्यूलर स्पीड्स। जो आपकी पीक होती है वो कौन बताता है? आपका पीक आपकी बताती है एमपीएस को। और हमें पता है एमपीएस न्यूमेरिकली अगर मैं देखूं, ये मैंने ऑर्डर कौन सा लिखा है आपका? न्यूमेरिकली।
कि यार सबसे छोटी वैल्यू कौन सी आती है, क्योंकि यहाँ पे कांस्टेंट क्या आता था, 2 आता था, 2 RT बाय एम आता था। एवरेज में क्या आता था, 8 बाय पाई, तो 8 बाय पाई 2 से बड़ा होता था, तो मैंने और राइट साइड मूव कर लिया। RMS में क्या आता था, 3, तो वो और बड़ी होती है वैल्यू, तो मैंने और राइट साइड में मूव कर लिया। ये होता है मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन का। क्लियर हुई ये चीजें, ठीक है। अब देखो इसके क्या क्या पॉइंट्स हैं, कौन कौन से फैक्टर्स पे डिपेंड करते हैं, ये सारी चीजें देखेंगे। सबसे पहले क्या बोल रहा है, द फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स हैविंग टू लो और टू हाई स्पीड इज वेरी स्मॉल। सही बात है, आपका ऐसा फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स जिसकी स्पीड बहुत कम है ना, जैसे स्पीड कम मतलब यहां की बात कर रहे हैं, तो देखो यहां पे तो आपका फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल क्या आ रही है, कम वैल्यू आ रही है। जिसकी स्पीड बहुत ज्यादा है उसकी वैल्यू भी क्या आ रही है, कम आ रही है। मतलब आपका ऐसा फ्रैक्शन, मतलब ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनकी स्पीड बहुत कम है या फिर जिनकी स्पीड बहुत ज्यादा है, ऐसे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या है, कम है। ज्यादातर मॉलिक्यूल्स क्या है, बीच में, तभी देखो ऐसे बेल शेप्ड बन रहा है, बीच में आपकी ज्यादा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आ रहे हैं, और लो स्पीड और हाई स्पीड वाले आपके कम मॉलिक्यूल्स हैं। करेक्ट, ठीक है भैया, ये चीज समझ में आई। और क्या बोल रहे हैं, द स्पीड फॉर विच फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स इज मैक्सिमम, उसे हम क्या बोलते हैं, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड बोलते हैं। तो बात सही है, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड को हम डिफाइन ही कैसे करते हैं, ऐसी स्पीड जो मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पोजेस करके बैठे। तो जो उसका पीक होता है वो कौन बताता है हमें, एमपीएस के बारे में बताता है। करेक्ट है। अगर आप वैल्यूज भूल चुके हो तो मैं आपको वैल्यूज याद भी दिला देता हूं। वैल्यूज क्या थी आपकी, है ना, वी एमपीएस की वैल्यू कितनी थी, 2RT बाय एम का अंडर रूट। वी एवरेज की वैल्यू क्या थी, 8 बाय पाई RT अपॉन एम का अंडर रूट। और वी RMS की वैल्यू कितनी थी, 3RT अपॉन एम का अंडर रूट। सही है, बोलो हाँ या ना। करेक्ट। अब देखो, अब आपको ये पूछा जा रहा है, अब आपको बोल रहा है इफेक्ट ऑफ मॉलिक्यूलर मास। मतलब जैसे आपसे क्वेश्चन के फॉर्म में मैं आपसे पूछता हूं, ठीक है। सपोज करो ये ग्राफ है आपका, वो ये मैक्सवेल बोल्ट्जमैन ग्राफ दे रखा है आपको। एक्स एक्सिस पे क्या ले रखा है, मॉलिक्यूलर स्पीड। यहां पे हम क्या ले लेते हैं, मॉलिक्यूलर स्पीड, ठीक है। यहां क्या ले लेते हैं, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक है, डेल्टा एन बाय एन ले लिया। सही है। दो ग्राफ मैं आपको दे रहा हूं, एक है आपका ग्राफ ऐसा, ठीक है, किसी भी गैस का ग्राफ मान लिया, उस गैस का मोलर मास मैं ले लेता हूं, सपोज करो m1। दूसरी गैस का ग्राफ मैं दे देता हूं आपको ऐसा कुछ, इसका सपोज करो m2 है। बोल रहा है फाइंड रिलेशन बिटवीन m1 एंड m2। बताइए रिलेशन क्या रहने वाला है m1 और m2 के बीच में। सोचो सोचो सोचो, कर सकते हो बिल्कुल। आपसे अगर ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो मुझे विश्वास है कि यार आप लोग ये क्वेश्चन कर सकते हो, तभी मैं आपसे पूछ रहा हूं। अगर रैंडम क्वेश्चन होता तो मैं ही खुद ही बता देता सबसे पहले, पर लेकिन आप इसे अटेम्प्ट करिए। बोल रहा है रिलेशन m1 m2 में क्या है, मतलब m1 छोटा है या m1 बड़ा है, क्या रिलेशन है, दोनों का मोलर मास सेम है, क्या रहेगा। क्या मैं इतना बोल सकता हूं, अगर मैं मान लो पहले वाले ग्राफ को ऑब्जर्व करूं, m1 वाले को, ये जो पीक है, क्या ये इस ग्राफ की एमपीएस होगी, बिल्कुल। तो इसे क्या बोल दो, वी एमपीएस 1 बोल सकते हैं हम, बिल्कुल बोल सकते हैं, वी एमपीएस 1 बोल सकते हैं, ठीक है। अब जो m2 वाला ग्राफ है, क्या उसकी ये जो पीक है, इस पीक को क्या मैं वी एमपीएस 2 बोल सकता हूं, बिल्कुल बोल सकता हूं। सेकंड वाले की एमपीएस क्या है, सेकंड वाले की एमपीएस मैंने वी एमपीएस 2 बोल दी, फर्स्ट वाले की एमपीएस मैंने वी एमपीएस 1 बोल दी। ग्राफ से करस्पॉन्डिंग हमें पता है जो भी पीक होती है, जो भी टॉप होता है, वो क्या स्पीड, वो कौन सी स्पीड रिप्रेजेंट करता है, एमपीएस रिप्रेजेंट करता है। करेक्ट। मुझे ये बताओ वी एमपीएस 1 और वी एमपीएस 2, इन दोनों में से बड़ा कौन सा है, ये पूछा जा रहा है आपसे। बहुत इजी है यार, ये तो एक्स एक्सिस पे वैल्यू अगर राइट साइड मूव कर रही है तो वैल्यू क्या करती है, बढ़ती है। तो यहां पे आपको ये दिखना चाहिए कि वी एमपीएस जो 2 है वो बड़ा है वी एमपीएस 1 से। अब यहां पे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, क्यों, बच्चे क्या करते हैं, पीक देखने लग जाते हैं कि भैया पीक तो यार वी एमपीएस 1 का बड़ा है। अरे पीक की थोड़ी ना बात कर रहे हैं हम, इसकी एक्स एक्सिस पे जो वैल्यू है, मॉलिक्यूलर स्पीड कहां ले रखी है, एक्स एक्सिस पे ले रखी है, उसकी बात कर रहे हैं। तो एक्स एक्सिस पे अगर राइट साइड मूव करोगे तो वैल्यू क्या करेगी, इंक्रीज करेगी ना। तो वी एमपीएस 2 क्या रहेगा, बड़ा रहता है वी एमपीएस 1 से। अब मुझे बताओ जैसे एमपीएस की वैल्यू कैसी होती है, मैं अगर वी एमपीएस लिखूं तो वो क्या बोलते हैं, 2RT अपॉन एम बोलते हैं। करेक्ट। तो क्या जो आपका वी एमपीएस है वो मोलर मास से इनवर्सली प्रोपोर्शनल दिख रहा है आपको,
स्पीड क्या होती है, कोई सी भी मॉलिक्यूलर स्पीड होती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है मोलर मास से। तो अगर v एमपीएस टू ज्यादा है तो जो इसका मोलर मास होगा वो क्या होगा, कम होगा। क्या आपको रिलेशन मिल चुका है, क्या आपको रिलेशन मिल चुका है मोलर मासेस में? बिल्कुल मिल चुका है। तो आप लोगों को इस पीक से कंफ्यूज नहीं होना है, आप लोग दोनों की एमपीएस लिखो और दोनों की एमपीएस लिखने के बाद उसका ऑर्डर लिख दो। ऑब्वियसली जो राइट साइड में रहेगी एमपीएस वो बड़ा रहेगी। एक्स एक्सिस में अगर हम राइट साइड जाते हैं तो वैल्यू क्या करती है, इंक्रीज करती है। तो अगर एमपीएस टू बड़ी है और हमें पता है स्पीड और मोलर मास का इनवर्सली लेना देना है, तो अगर आपका वी एमपीएस टू बड़ा है तो उसका मोलर मास कम होगा। तो दिस वुड बी योर आंसर, दिस वुड बी योर आंसर। तो इफेक्ट ऑफ मॉलिक्यूलर मास समझे, करेक्ट। ऐसे ही आपका इफेक्ट किसका रहता है, टेम्परेचर का रहता है। अब एक और आपको क्वेश्चन दूंगा, आप लोगों को ही अटेम्प्ट करना है, ठीक है। अब ये बिल्कुल हमको सभी बच्चों को करेक्ट करना है। देखो यहां पे, यहां तो क्या ले लो, मॉलिक्यूलर स्पीड्स ले लो, ठीक है भैया। यहां तो मैंने क्या ले ली, मॉलिक्यूलर स्पीड ले ली। यहां क्या ले लूं, डेल्टा एन बाय एन ले लूं। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। दो ग्राफ बना देता हूं। ये आपका पहला ग्राफ है ना, इसका टेम्परेचर मान लो T1 है, इसका टेम्परेचर मान लो T1। और दूसरा ग्राफ आपका ऐसा कुछ बोल देता हूं, इसका टेम्परेचर मैंने मान लिया सपोज करो T2। अब बोल रहा है रिलेशन बताओ T1 और T2 में कौन सा बड़ा है, कौन सा छोटा है, क्या बराबर है। सोचो, दिमाग लगाओ। मैं बिल्कुल भी नहीं बताने वाला आप लोगों को। शानदार, आराम से पॉज कर लो यार वीडियो, कोई दिक्कत नहीं है। सोचो, कैसे सोचोगे, सेम सेम अप्रोच लाओ कि यार इसका जो पीक है वो क्या है, इसका जो पीक है वो क्या है, वी एमपीएस वन। फर्स्ट ग्राफ है ना, तो इसका पीक क्या है, वी एमपीएस वन। इसका ये जो पीक लग रहा है मुझे, ये पीक है, तो ये क्या है, वी एमपीएस टू। मुझे ये बताओ वी एमपीएस वन और वी एमपीएस टू में से बड़ा कौन सा है। ऑब्वियसली वी एमपीएस टू। पीक नहीं देखनी है आपको, न्यूमेरिकल वैल्यू देखनी है। राइट साइड अगर मैं एक्स एक्सिस में मूव करूंगा तो वैल्यू क्या करती है, इंक्रीज करती है। तो मैं क्या ये बोल सकता हूं, वी एमपीएस टू इज ग्रेटर देन वी एमपीएस वन। क्या मैं इतना बोल सकता हूं, बिल्कुल बोल सकता हूं। वी एमपीएस को कैसे लिख सकता हूं, 2RT/m। अब क्या आपको इतना दिख रहा है, जो मॉलिक्यूलर स्पीड है वो टेम्परेचर के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। क्या इतना समझ में आ रहा है, बिल्कुल न्यूमरेटर में है ना टेम्परेचर यार। तो अगर आपका एमपीएस टू का वैल्यू ज्यादा है तो टेम्परेचर भी टू का ही ज्यादा होगा। आई है बात समझ में, क्या ये चीज क्लियर हुई है। पिछले केस में मोलर मास से इनवर्सली प्रोपोर्शनल था तो उल्टा कर दिया था, यहां पे टेम्परेचर से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो एज इट इज रख दिया कि अगर वी एमपीएस टू बड़ा है वी एमपीएस वन से तो सेकेंड का टेम्परेचर बड़ा होगा फर्स्ट से। आई है बात समझ में। तो आपको इतना क्लियर हो गया कि यार टेम्परेचर टू बड़ा है टेम्परेचर वन से। तो क्या इतना आपको समझ में आ रहा है कि अगर मैंने टेम्परेचर बढ़ाया, देखो T1 का ग्राफ आपके सामने। अब अगर मैं T2 पे जा रहा हूं, मतलब टेम्परेचर बढ़ा रहा हूं, तो आप देखो जो पीक थी, आप ध्यान से देखो, इस केस में यहां पे पीक थी और इस केस में यहां पे पीक है। तो क्या पीक थोड़ी सी नीचे आई है, बिल्कुल पीक थोड़ी सी नीचे आई है। क्या पूरा का पूरा ग्राफ आपको थोड़ा सा राइट साइड मूव होते हुए दिख रहा है, बिल्कुल पहले इधर था अब राइट साइड मूव होते हुए दिख रहा है। तो पीक जब अगर आपने टेम्परेचर बढ़ाया तो पीक थोड़ी सी क्या करती है, नीचे आती है। थोड़े से आपके जो ग्राफ है वो राइट साइड मूव करता है। यही सारे पॉइंट्स में लिख के लेके आया हूं। देखो क्या बोल रहा है, ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर, जब आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हो तो जो एंटायर कर्व है वो राइट साइड शिफ्ट होता है, वो राइट साइड आपका शिफ्ट हो जाता है पूरा का पूरा कर्व। और जो मोस्ट प्रोबेबल स्पीड है वो क्या करती है, इंक्रीज करती है। ये बात सही है, ये बात सही है। देखो ना, वी एमपीएस टू है वो बड़ी है वी एमपीएस वन से, तो जो मोस्ट प्रोबेबल स्पीड है वो क्या कर जाती है, इंक्रीज कर जाती है। मोस्ट प्रोबेबल स्पीड इंक्रीज कर जाती है टेम्परेचर बढ़ाने पे। लेकिन यहां पे देखो, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स हैविंग अ मोस्ट प्रोबेबल स्पीड डिक्रीजेस। फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स हमें क्या बताते हैं, मतलब कौन बताता है हमें फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स, ये वाई एक्सिस की वैल्यू। तो देखो जब टेम्परेचर वन है, T1 है, तो आपका ये पीक क्या है, यहां पे है, पीक यहां पे है ना, तो y की वैल्यू यहां पे है, ये हो गया आपका y1 सपोज करो।
ठीक है, मतलब फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स जो T1 टेम्परेचर पे मोस्ट प्रोबेबल स्पीड पे, और अगर T2 टेम्परेचर पे मोस्ट प्रोबेबल स्पीड देखूं तो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या हो रहे हैं, देखो क्या हो रहे हैं, कम हो रहे हैं, नीचे आ रहा है ना यार, पीक क्या कर रहा है, नीचे आ रहा है ना। देखो न्यूमेर ध्यान से सुनना है यार, है ना, कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है। जो स्पीड की जो वैल्यू है ना, न्यूमेरिकल वैल्यू, वो कौन बताती है, एक्स एक्सिस पे, तो वो तो इंक्रीज कर रही है, VMPS2 बड़ा है VMPS1 से, लेकिन जो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं उसमें वो कम हो रहे हैं। ठीक है, आपका पहले Y1 फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स है, अब कितने हैं, Y2 मॉलिक्यूल्स है। क्यों, क्योंकि पीक नीचे आ रहा है। अगर आप इसका रीजन लिखें तो रीजन क्या है, बिकॉज पीक, जो पीक है वो डिक्रीज कर रहा है, पीक क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, इसलिए आपके फ्रैक्शन ऑफ, पीक क्या बताता है, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स को, वो कम हो रहा है। लास्ट पॉइंट क्या है, एरिया अंडर द कर्व। अगर मैं इस कर्व का कौन सा कर्व, ये जो आपका ये कर्व है, इसका मैं एरिया अंडर द कर्व लेता हूं, एरिया अंडर द कर्व वो सेम रहता है। और एरिया अंडर द कर्व मुझे क्या बताता है, एरिया अंडर द कर्व मुझे क्या बताता है, टोटल फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स, वो क्या रहता है, सेम रहता है। टेम्परेचर बढ़ाने पे उस पर कुछ फर्क नहीं आता, और जो टोटल फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स है वो कितना आता है आपका, 1 आता है। क्यों, क्योंकि देखो यार, आपका चेंज क्यों नहीं कर रहा है टोटल फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स, क्योंकि यार पहले भी टोटल फ्रैक्शन की बात करूं तो टोटल फ्रैक्शन तो कितना रहेगा, 1। टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो ऐसा नहीं हो रहा है कि मॉलिक्यूल्स इंक्रीज हो रहे हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो रहा है। टेम्परेचर अगर बढ़ रहा है तो आपके मॉलिक्यूल्स तो उधर ही है ना, मॉलिक्यूल्स तो उतने ही रहेंगे। मॉलिक्यूल्स अगर उतने ही रहेंगे जो फ्रैक्शन है मॉलिक्यूल्स का वो मैक्सिमम वैल्यू पे ही रहेगा, जो कि क्या रहता है, 1 रहता है। तो ध्यान रखना, ये जो आपका मैक्सवेल बोल्ट्जमैन कर्व है, अगर आप इसका एरिया लेते हो, एरिया अंडर कर्व लेते हो, तो उसकी वैल्यू कितनी आती है, 1 आती है। यहां पे मैं लिख देता हूं एरिया अंडर कर्व, आप इंटीग्रेशन करके एरिया अंडर कर्व ले सकते हो, उसकी वैल्यू कितनी निकल के आती है, 1 आती है, और वो टेम्परेचर से इंडिपेंडेंट होती है। टेम्परेचर बढ़ाओगे तो भी ये वैल्यू चेंज नहीं होगी। आ गया, तो ये बात किसकी होगी, मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मॉलिक्यूलर स्पीड्स की बात हो गई। ठीक है, अब हमें क्या पढ़ना है, अब हमें पढ़ने हैं रियल गैसेस। देखो अब तक जितनी भी हम गैसेस पढ़ते हुए आए हैं वो सारी की सारी क्या है, आइडियल गैसेस हैं। सारी चीजें हम क्या पढ़ते हुए आ रहे हैं, आइडियली पढ़ते हुए आ रहे हैं। अब हमको क्या पढ़ना है, रियल गैसेस पढ़ना है। तो पहले ये समझो कि यार रियल गैसेस होती क्या हैं, है ना, ये कब लगाई जाती हैं, कैसे क्या इनकी कंडीशंस रहती हैं, सारी चीजें हमको एक एक करके पढ़नी है। तो सबसे पहले तो ये देखो, रियल गैसेस क्या होती हैं, ऐसी गैसेस which do not follow PV equals to nRT, which do not follow PV equals to nRT at all temperature और pressure। मतलब ऐसी गैसेस जो PV equals to nRT फॉलो नहीं करती हैं, है ना, उनको हम क्या बोलते हैं, रियल गैसेस बोलते हैं। वो PV equals to nRT कोई टेम्परेचर और प्रेशर पे फॉलो नहीं कर रही है। अच्छा, अब देखो, जब मैं आपको काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस पढ़ा रहा था तो मैंने वहां पे आपको 10 पॉइंट्स बताए थे, ध्यान है, ये मैंने बोला भी था, चीख चीख के बोला था कि रियल गैसेस मैंने अभी नहीं पढ़ा रहा हूं, लेकिन जब रियल गैस पढ़ाऊंगा तो वापस से ये चीज आएगी। तो जो आपके 10 पॉइंट थे KTG के, उसमें से जो पहले 8 पॉइंट्स थे वो रियल गैस पे भी एप्लीकेबल हैं, आइडियल गैस पे भी एप्लीकेबल है, लेकिन जो एंड के 2 पॉइंट्स थे वो रियल गैसेस पे एप्लीकेबल नहीं होते। वो 2 पॉइंट कौन से थे, देखो यहां पे यही लिखा हुआ है, for real gases two assumptions of the kinetic theory of gases does not hold good। 2 assumption गलत है रियल गैसेस के लिए। कौन कौन से 2 assumption, हम लोग क्या मानते हुए चलते थे, क्या मानते हुए चलते थे हम लोग, देयर इज नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स ऑफ अ गैस। ये क्या है, ये रॉन्ग है, दिस इज रॉन्ग फॉर रियल गैस। हम लोग आइडियल गैस के लिए ये बोल सकते हैं कि 2 मॉलिक्यूल्स के बीच में कोई भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं है, लेकिन रियल गैसेस के लिए आप ये नहीं बोल सकते। क्यों, क्यों, अगर सपोज करो आपकी कोई सी भी Cl2 गैस है ना, सपोज करो Cl2 गैस है, तो ये Cl, ये Cl, ये Cl, ये Cl, तो मैंने आप लोगों को ये सिखाया है कि अगर जैसे Cl2 गैस आ गई तो Cl2 क्या रहता है, नॉन पोलर रहता है। तो नॉन पोलर अगर कोई गैस आ रही है तो इसमें वेंडरवॉल फोर्सेस तो रहेंगे ही रहेंगे। कौन से वेंडरवॉल फोर्सेस रहते हैं, इंड्यूस्ड डाइपोल, इंड्यूस्ड डाइपोल, करेक्ट, ये वाले फोर्सेस तो रहेंगे ही रहेंगे। तो देखो आपका इधर रहेगा ना डेल नेगेटिव डेल पॉजिटिव, डेल पॉजिटिव डेल नेगेटिव,
डेल पॉजिटिव, डेल नेगेटिव। तो यहाँ पे कुछ ना कुछ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो रहेगा ही रहेगा। तो अगर यार कोई सी भी आप रियल गैस भी ले लोगे तो उसमें वेंडर वॉल फोर्स तो रहेंगे ही रहेंगे। तो दो मॉलिक्यूल्स के बीच में कुछ ना कुछ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो आएगा ही आएगा। आइडियल गैस में नहीं आता है, वो अलग बात है, लेकिन वेंडरवॉल फोर्स आपका रियल गैसेस में आएगा ही आएगा। ठीक है, तो ये अजम्पशन कि यार देयर इज नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस, ये रॉन्ग है रियल गैस के लिए। ठीक है, दूसरा अजम्पशन कौन सा रॉन्ग होता है? दूसरा अजम्पशन में बोलते हैं कि जो वॉल्यूम है मॉलिक्यूल्स की ऑफ अ गैस is negligibly small in comparison to the space occupied by the gas। तो ये भी गलत है, ये भी गलत है। कैसे? आपका सपोज करो ये कोई आपने कंटेनर लिया, आपने सपोज करो इसमें कोई सी भी गैस रिलीज कर दी। तो यार गैस के मॉलिक्यूल्स हैं, उनकी वॉल्यूम भले ही बहुत छोटी होती है लेकिन कुछ तो होती है। तो आइडियल गैस के केस में आप उस वॉल्यूम को, किसकी? मॉलिक्यूल की वॉल्यूम को आप इग्नोर कर सकते हो, लेकिन रियल गैसेस में नहीं कर सकते, क्योंकि अगर मैं सारी की सारी गैस एक जगह इकट्ठा कर दूं तो कुछ ना कुछ स्पेस तो ऑक्यूपाई करेंगी ही करेंगी, है ना, कुछ ना कुछ स्पेस तो ऑक्यूपाई करेंगी। तो आप इस स्पेस को कैन नॉट बी नेग्लेक्टेड। दिस अजम्पशन इज अगेन रॉन्ग फॉर रियल गैस। रियल गैस में आप उनके मॉलिक्यूल्स की वॉल्यूम नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। इसकी जो वॉल्यूम है कैन नॉट बी नेग्लेक्टेड, इसको आप नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हो। आ रही है बात समझ में? क्या ये चीज क्लियर हुई है? अब देखो, जैसे मान लो कोई सी भी रियल गैस है, अगर उसको आइडियल गैस जैसे बिहेव करना है तो उसको ये दो अजम्पशंस भी फॉलो करने पड़ेंगे। क्योंकि देखो यार, ये जो दो अजम्पशन है ये आइडियल गैस के लिए तो वैलिड है लेकिन रियल गैस के लिए वैलिड नहीं है। तो अगर किसी भी रियल गैस को आइडियल गैस की तरह बिहेव करना है तो कुछ कंडीशन होती है। अ गैस बिहेव्स एज आइडियल गैस, अगर किसी रियल गैस को एक आइडियल गैस की तरह बिहेव करना है तो दो कंडीशंस हैं। कौन कौन सी? लो प्रेशर होना चाहिए और हाई टेम्परेचर होना चाहिए। देखो, अगर लो प्रेशर रहेगा तो क्या हाई वॉल्यूम रहेगी? बताओ। हाँ यार, प्रेशर और वॉल्यूम तो क्या रहते हैं? इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहते हैं। अगर प्रेशर कम है तो वॉल्यूम क्या रहेगी? हाई रहेगी। अगर वॉल्यूम हाई रहेगी तो दो मॉलिक्यूल्स के बीच में स्पेस बहुत ज्यादा रहेगा। स्पेस बिटवीन मॉलिक्यूल्स इज हाई, उनके बीच में, मॉलिक्यूल्स के बीच में स्पेस क्या रहेगा? हाई, या फिर लिख दो मोर, ज्यादा रहेगा। और अगर ज्यादा आपका स्पेस रहेगा मॉलिक्यूल्स के बीच में, आपके जो दो मॉलिक्यूल्स हैं वो दूर दूर हैं, तो इसका मतलब मैं ये मान सकता हूं कि दोनों के बीच में कोई भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं है। इसका मतलब मैं क्या मान सकता हूं? नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स। ये बोल सकता हूं ना मैं? ये बोल सकता हूं मैं? बिल्कुल बोल सकता हूं। और अगर मैं ये बोल सकता हूं तो एक रियल गैस कैसे बिहेव करेगी? आइडियल गैस की तरह करेगी, क्योंकि जब प्रेशर कम होएगा वॉल्यूम क्या करेगी? ज्यादा हो जाएगी। वॉल्यूम ज्यादा हो जाएगी तो स्पेस बिटवीन मॉलिक्यूल्स बहुत ज्यादा हो जाएगी। स्पेस इतनी ज्यादा हो जाएगी कि कोई भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ही नहीं रहेगा मॉलिक्यूल्स के बीच में। आइए बात समझ में। ऐसे ही अगर हाई टेम्परेचर है, अब इसमें कैसे समझोगे आप? देखो, हाई टेम्परेचर है तो क्या गैस के मॉलिक्यूल्स की जो स्पीड है, जो काइनेटिक एनर्जी है, वो इंक्रीज कर जाएगी? बिल्कुल। हाई टेम्परेचर से काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस ये क्या कर जाती है? इंक्रीज कर जाती है। तो अगर काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस इंक्रीज कर जाती है तो उनका मूवमेंट इंक्रीज कर रहा है। मूवमेंट अगर आपके मॉलिक्यूल्स का, मूवमेंट ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स, ये क्या कर रहा है? इंक्रीज कर रहा है। काइनेटिक एनर्जी बढ़ने पे क्या हो रहा है? मूवमेंट गैस मॉलिक्यूल्स का इंक्रीज कर रहा है। और अगर मूवमेंट भी अगर इंक्रीज हो रहा है तो दो मॉलिक्यूल्स के बीच में कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आएगा ही नहीं, क्योंकि जितने में उनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप होता वो तो मूव कर गए। टेम्परेचर बढ़ा रखा है मैंने। जितने में उनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप होता वो क्या कर जाएंगे? मूव कर जाएंगे। तो अगेन नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और अगर अट्रैक्शन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं रहेगा तो जो रियल गैस है वो कैसे बिहेव करने लगेगी? आइडियल गैस के लिए। तो ये दो कंडीशन है अगर किसी भी रियल गैस को आपको आइडियल गैस की तरह बिहेव कराना है तो क्या है? प्रेशर क्या होना चाहिए? कम, और टेम्परेचर क्या होना चाहिए? ज्यादा।
हाई टेम्परेचर एंड लो प्रेशर। क्या ये समझ में आई ये बात? और देखो, अब देखो, अब आपकी वेंडरवॉल इक्वेशन हमको पढ़नी है। वेंडरवॉल मतलब जो रियल गैस इक्वेशन होती है ना, जैसे हमने आइडियल गैस इक्वेशन पढ़ी है, क्या पढ़ी है? पीवी इक्वल्स टू एनआरटी। ऐसे ही आपकी रियल गैस की भी एक इक्वेशन होती है, उसको हम क्या बोलते हैं? वेंडरवॉल इक्वेशन बोलते हैं। किसके लिए होती है? रियल गैस के लिए। तो पहले हम बेसिकली पता है क्या करने वाले हैं? हम आइडियल गैस में ही कुछ आइडियल गैस इक्वेशन थी ना जो पीवी इक्वल्स टू एनआरटी, उसमें ही यार कुछ चेंजेस करने वाले हैं और हम रियल गैस की इक्वेशन बनाने वाले हैं। तो क्या क्या चेंजेस करने वाले हैं? 2 चेंजेस करने वाले हैं। सबसे पहला क्या आता है? प्रेशर करेक्शन। क्यों आता है ये प्रेशर करेक्शन? इसलिए आता है, इट इज करेक्शन ड्यू टू इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। हमें पता है रियल गैस में 2 मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, तो उसका हमको अकाउंट में लेना पड़ेगा। उस चीज को हमको हमारे इक्वेशन के अंदर डालना पड़ेगा। तो कैसे डाल सकते हैं? देखो, सपोज करो, ध्यान से सुनना है अब बात, है ना? अभी मजा आ जाएगा, अभी सारी चीज समझ में आ जाएगी। देखो, अगर सपोज करो ये कोई कंटेनर है, इसके अंदर मैं 2 तरीके के मॉलिक्यूल्स को ऑब्जर्व करना चाह रहा हूं। कौन कौन से? एक तो यार ये रहा मॉलिक्यूल, ठीक है, मतलब मस्त बीच में बड़ा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगर मैं इसको ऑब्जर्व करूं, अब हमें पता है ये मैंने कौन सी गैस ले रखी है? रियल गैस ले रखी है। रियल गैस अगर ले रखी है तो उसके मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। तो ये जो आपका मॉलिक्यूल है, इस मॉलिक्यूल को इधर से भी खींचा जा रहा होगा, इधर से भी खींचा जा रहा होगा, इस मॉलिक्यूल को इधर से भी खींचा जा रहा होगा, इधर से भी, चारों तरफ से इस मॉलिक्यूल को बढ़िया खींचा जा रहा होगा, बिल्कुल खींचा जा रहा होगा। तो क्या यहां पे आपको ये दिख रहा है कि क्या यहां पे जो नेट फोर्स है, जो यहां पे नेट फोर्स है वो क्या है? 0 है। क्या आपको ये दिख रहा है? बिल्कुल। कैसे खींचा जा रहा होगा? आपका जो बीच वाला मॉलिक्यूल है, उसके जो पास में मॉलिक्यूल होगा उसके पे वेंडरवॉल फोर्स लगाएगा, ऊपर वाला मॉलिक्यूल भी लगाएगा, नीचे वाला, लेफ्ट वाला, ऐसे आजू बाजू के सारे मॉलिक्यूल्स उसको खींच रहे होंगे। तो इस पे नेट फोर्स क्या है? 0 है, ठीक है। अच्छा, एक और मॉलिक्यूल को ऑब्जर्व करो, एक और मॉलिक्यूल को ऑब्जर्व करो। ये रहा आपका दूसरा मॉलिक्यूल। अब ये कौन सा मॉलिक्यूल है? जैसे ये है आपकी दीवार, किसकी? कंटेनर की। तो ये जो मॉलिक्यूल है जस्ट सटा हुआ है इस दीवार से, बहुत 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 नजदीक है। मैंने तो देखो फिर भी थोड़ा सा दूर बनाया, मेरे को तो आपको समझाना है ना, क्लियरिटी करनी है, तो थोड़ा सा दूर मैंने फिर भी बनाया, लेकिन थोड़ा सा दूर है नहीं है, बिल्कुल सटा हुआ है ये दीवार से, बिल्कुल सटा हुआ है। इतना सटा हुआ है कि इसके इधर और कोई मॉलिक्यूल ही नहीं है, एकदम लास्ट मॉलिक्यूल है ये, दीवार से सटा हुआ एकदम लास्ट मॉलिक्यूल है। अगर इसको मैं ऑब्जर्व करूं, इस पे मैं अगर फोर्सेस चेक करूं, तो फोर्सेस क्या आएंगे? इस पे क्या आएंगे? इसके ऊपर जो मॉलिक्यूल होगा इसको खींच रहा होगा ऐसे, इस पे जो मॉलिक्यूल, नीचे जो मॉलिक्यूल होगा ऐसे खींच रहा होगा, राइट वाला ऐसे खींच रहा होगा, ऐसे खींच रहा होगा, ऐसे खींच रहा होगा। ध्यान से ऑब्जर्व करो तो इस पे नेट फोर्स 0 नहीं आ रहा। इन सबका जो टोटल फोर्स आएगा वो किस डायरेक्शन में आएगा? इस डायरेक्शन में आएगा। हाँ या ना? बिल्कुल सही है। तो इसको हो क्या रहा है, आप ध्यान से ऑब्जर्व करना। आपका जो गैस का मॉलिक्यूल था वो इससे टकराने वाला था, दीवार से टकराने वाला था, लेकिन उसे क्या करा जा रहा है? अपोजिट डायरेक्शन में खींचा जा रहा है दीवार से। देखो दूर की तरफ एरो बनाया है, ब्लू कलर वाला एरो। तो ये क्या कर रहा था? इस दीवार से जाके टकराने वाला था, लेकिन नहीं, नेट फोर्स आपका दूसरी डायरेक्शन में लग रहा है। तो क्या अब वो धीरे जाके टकराएगा? सपोज करो पहले भाई गुस्से में था कि भैया 10 की स्पीड से जाके इसको टकराएंगे, तगड़ा प्रेशर लगाएंगे। तो जैसे ही वो 10 की स्पीड से जाके टकराने वाला था, तो आपके फोर्सेस उल्टे डायरेक्शन में लगने लग गए, तो स्पीड उसकी कम हो गई, 8 की स्पीड ही करी। तो अब वो कम ताकत से टकरा रहा है वॉल्स ऑफ कंटेनर के साथ, तो क्या प्रेशर कम हो जाएगा? क्या रियल गैसेस का प्रेशर कम हो जाएगा? बिल्कुल कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस के कारण वो बहुत ज्यादा ताकत से टकरा नहीं पा रहा है दीवार से। तो कम फोर्स लगा रहा है, तो कम प्रेशर लगा रहा है, तो कम आपका रियल गैस का प्रेशर हो चुका है एज कंपेयर टू आइडियल गैस। इसी को ही क्या बोला जाता है? आपका प्रेशर करेक्शन। तो जो प्रेशर करेक्शन होते हैं, जो प्रेशर आपका करेक्टेड होता है, वो अब एक्सपेरिमेंटली कैसे निकाला जाता है? P प्लस AN² / V²। अब प्लस क्यों करा हमने? क्योंकि जो P था, जो प्रेशर था, वो कम हो चुका था।
हमको उसको बैलेंस करना है तो कुछ वैल्यू हमने उसमें ऐड करी, और क्या वैल्यू ऐड करी, ए एन स्क्वायर बाय वी स्क्वायर। अब भैया ए एन और वी क्या है, ए क्या है आपका वेंडरवॉल कांस्टेंट, वेंडरवॉल भैया ने ये सारी बातें करी तो उन्होंने ही अपना कांस्टेंट दिया वेंडरवॉल कांस्टेंट। एन क्या है, एन से तो हमारा पुराना नाता है, कौन है ये, मोल्स हैं, और वी क्या है आपकी वॉल्यूम है। सही है, सही है, आ रही है बात समझ में, क्लियर हुआ है। अच्छा, अगर मैं यूनिट की बात करूं, यूनिट ऑफ ए की बात करूं, यहां पे लिखते हैं यूनिट ऑफ ए, तो ये तो यार यूनिट डायमेंशन का क्वेश्चन है, अब ये केमिस्ट्री का क्वेश्चन नहीं है, यूनिट डायमेंशन का क्वेश्चन है। क्या मैं ये बोल सकता हूं कि देखो ये प्रेशर है और मैं उससे एक टर्म ऐड कर रहा हूं, तो क्या इसकी यूनिट भी क्या होगी, प्रेशर रहेगी। आप अगर कोई चीजें ऐड कर रहे हो ना तो उनकी जो यूनिट होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। तो ए एन स्क्वायर बाय वी स्क्वायर की भी यूनिट क्या है आपकी, प्रेशर वाली यूनिट है, मतलब एटीएम बोल सकता हूं। तो ए एन स्क्वायर बाय वी स्क्वायर की यूनिट क्या है, एटीएम जैसी है। एन की यूनिट क्या होती है, मोल्स, वी की क्या मान लो, लीटर मान लो। तो ए की यूनिट क्या आ रही है, देखो ए की यूनिट आ रही है एटीएम, ये वी का स्क्वायर है तो लीटर का स्क्वायर कर दो, और नीचे आएगा मोल का स्क्वायर, तो मोल -2, ये आ रही है यूनिट आपके ए की, क्या आ रही है, एटीएम लीटर स्क्वायर और मोल -2। सही है। अच्छा, ए हमें बताता किसके बारे में, ये समझो। ए हम ये तो समझ गए है क्या, वेंडरवॉल कांस्टेंट है, लेकिन ये भी हमें पता होना चाहिए कि ए हमें किसके बारे में बताता है। तो ए हमें बताता है ए इज मेजर ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ए किसके बारे में हमें बताता है कि यार कितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ए हमें वो बताता है। अगर ए की वैल्यू बड़ी होती है, सपोज करो आपका ऐसा कोई क्वेश्चन दे रखा है जिसमें यार 4 मॉलिक्यूल्स दे रखे हैं, तो जितनी ज्यादा ए की वैल्यू रहेगी उतने ही ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहेंगे, उतने ही ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहेंगे। अब आप लोग मुझे ये बताइए कि अगर मुझे किसी गैस को लिक्विफाई करना है, मतलब किसी गैस को मुझे लिक्विड में कन्वर्ट करना है, तो क्या उनके बीच में मुझे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज करने हैं या डिक्रीज करने हैं। सोचो, अगर मुझे किसी भी गैस को लिक्विफाई करना है, मतलब गैस के मॉलिक्यूल्स को पास पास लेके आना है, तो मुझे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज करने पड़ेंगे ऑब्वियसली। तो अगर ए की वैल्यू जितनी ज्यादा है उतना ही ज्यादा क्या होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और जितना ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है मॉलिक्यूल्स में उतना ही वो इजीली लिक्विफाई हो पाएगा, उतना ही वो इजीली लिक्विफाई हो पाएगा, इजीली उतनी ही गैस इजीली लिक्विफाई हो पाएगी। क्या ये बात समझ में आई। तो ए हमें क्या बताता है, ए इज बेसिकली मेजर ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। जितना ज्यादा ए की वैल्यू रहेगी उतना ही ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहेगा, जितना ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहेगा उतनी इजीली आप गैस को लिक्विफाई कर सकते हो। आई है बात समझ में, क्या इतनी चीज क्लियर हुई है। ये हमने प्रेशर करेक्शन की बात करी है। अब जैसे देखो इस पे कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं, देखना क्वेश्चन आपको कराता हूं। ये बोल रहा है विच गैस कैन बी इजीली लिक्विफाइड। सोचो, आपको अभी भी मैंने बताया इजीली लिक्विफाइड का मतलब क्या है, इजीली लिक्विफाइड का मतलब क्या है, आपका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे ज्यादा रहे। मतलब आपसे ये पूछा जा रहा है कि मैक्सिमम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, मैक्सिमम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किस में है, मैक्सिमम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किस में, क्योंकि जितने ज्यादा फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन रहेंगे उतने ही ज्यादा आपके इजीली लिक्विफाई हो जाएगी गैस। मैक्सिमम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मतलब आपका मैक्सिमम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, मतलब दो मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स है वो क्या होना चाहिए, वो मैक्सिमम होना चाहिए। अगर दो मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्सेस मैक्सिमम रहेंगे तभी तो यार वो पास पास आएंगे, पास पास आएंगे तो वो क्या बन जाएंगे, इजीली लिक्विफाई हो जाएंगे, है ना, गैस लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगी। तो इसका आंसर क्या है, थर्ड ऑप्शन दिख रहा है। क्यों, क्यों, क्योंकि ये जो NH3 है क्या इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, बिल्कुल होती है, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो काफी स्ट्रॉन्ग फोर्सेस है, काफी स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स रहता है। करेक्ट, तो आपकी आंसर क्या रहेगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग रहेगा। जैसे ये O2 है, O2 है, इसमें कौन से फोर्सेस रहेंगे आपके, लंडन फोर्सेस, क्योंकि O2 क्या है, नॉन पोलर है, लंडन फोर्सेस। N2 क्या है, अगेन लंडन फोर्सेस। CH4 क्या है, नॉन पोलर, लंडन फोर्सेस। तो सबसे अगर लंडन फोर्सेस है और हाइड्रोजन बॉन्डिंग है तो स्ट्रॉन्गर कौन रहती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अगर आपकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग रहेगी तो वो इजीली लिक्विफाई हो सकती है।
आ रही है बात समझ में? करेक्ट। तो ये आया आपका प्रेशर करेक्शन, ठीक है। किसकी वजह से आया था? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से, जो रियल गैसेस के मॉलिक्यूल्स के बीच में होता है। नेक्स्ट क्या था आपका? वॉल्यूम करेक्शन। अब वॉल्यूम करेक्शन क्यों आता है? वॉल्यूम करेक्शन आता है कि जो आइडियल गैस में आप मॉलिक्यूल्स की वॉल्यूम को इग्नोर कर रहे थे, वो अब आप रियल गैसेस के केस में नहीं कर सकते। क्योंकि यार देखो ना यार, ऑब्वियस सी बात है कि अगर यार ये कोई कंटेनर है, इसमें आपने सपोज करो कोई सी भी गैस छोड़ी, तो यार उस गैस के जो मॉलिक्यूल्स को सपोज करो मैं एक कोने में ले लेता हूं, सपोज करो मैं ऐसे एक कोने में ले लेता हूं, तो यार आप इन इन मॉलिक्यूल्स की वॉल्यूम को इग्नोर थोड़ी ना कर सकते हो। कैसे कर सकते हो यार इग्नोर? बिल्कुल भी नहीं कर सकते हो यार। कुछ ना कुछ स्पेस तो, कुछ ना कुछ वॉल्यूम तो ऑक्यूपाई कर ही रहे हैं ना। तो अगेन वो अजम्पशन भी रॉन्ग हो गया था केटीजी का, रियल गैसेस पे एप्लीकेबल नहीं आता। तो जो वॉल्यूम करेक्शन आता है, जो वॉल्यूम करेक्टेड आती है, जो वॉल्यूम करेक्टेड आती है वो क्या आती है? V माइनस एन बी, ये होता है आपका वॉल्यूम करेक्शन। अच्छा N क्या है? या चलो पहले B क्या है? B है आपका वेंडरवॉल कांस्टेंट। किसने ये सारी बातें करी? वेंडरवॉल भैया ने। तो उन्हीं ने ही अपना कांस्टेंट दिया। और N क्या है? मोल्स। N क्या है आपका? मोल्स है। क्या ये चीजें क्लियर हुई हैं? बताइए। ऑलराइट, B क्या हो गया? वेंडरवॉल कांस्टेंट। N क्या हो गया आपका? मोल्स। अच्छा B हमें बताता किसके बारे में? जैसे A किसके बारे में बताता था? A वॉज अ मेजर ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। B इज अ मेजर ऑफ साइज ऑफ मॉलिक्यूल्स। मतलब कितनी साइज है मॉलिक्यूल की, ये बताता है बी के बारे में। बी बताता है ये। मतलब सपोज करो अगर बी की वैल्यू बड़ी है, 4 मॉलिक्यूल्स दे रखे हैं और उसमें सबसे बड़ी वैल्यू किसी बी की वैल्यूज दे रखी हैं, तो जिसकी जितनी बड़ी वैल्यू रहेगी बी की, उसकी उतनी ही साइज रहेगी। अगर बी की वैल्यू बड़ी है तो साइज ऑफ मॉलिक्यूल भी बड़ा ही है, साइज ऑफ मॉलिक्यूल भी बड़ी है। आई है बात समझ में? क्या ये चीज क्लियर हुई है? ठीक है। अब जैसे देखो क्वेश्चन फॉर्म में देखे तो इतना ही है ना। अब हम लोग वेन डर वाल की इक्वेशन देखने वाले हैं हम लोग बेसिकली, है ना। वो देखो, ये जैसे ये देखो, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बी, मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बी बोल रहा है। तो मतलब जिसकी जितनी बड़ी साइज रहेगी उसकी उतनी बड़ी आपकी बी की वैल्यू रहेगी। करेक्ट। तो देखो O2 है, O2 कैसा दिखता है? CO2, H2 और हीलियम। तो सबसे छोटा कौन सा होता है? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल सबसे छोटा रहेगा, तो उसकी बी की वैल्यू भी सबसे छोटी। हाइड्रोजन सबसे छोटा, फिर कौन? हीलियम, फिर कौन? आपका O2, और सबसे बड़ा कौन? CO2, क्योंकि ऑब्वियसली CO2 में 3 एटम्स है, साइज बड़ा है, लीनियरली रहता है। करेक्ट। तो जितनी बड़ी साइज रहेगी उतनी ही बड़ी आपकी वैल्यू रहेगी बी की। आई है बात समझ में? क्या यहां तक चीजें क्लियर हो गई हैं? तो हम लोगों ने 2 करेक्शन देख लिए हैं। कौन कौन से? प्रेशर करेक्शन देख लिया और हम लोगों ने वॉल्यूम करेक्शन देख लिया। अब इन दोनों करेक्शन को आइडियल गैस इक्वेशन में डाला जाता है और आपकी रियल गैस की इक्वेशन निकल के आती है। उसको हम क्या बोलते हैं? वेंडर वॉल इक्वेशन। और ये किसके लिए है? रियल गैस के लिए। किसके लिए? रियल गैस के लिए। तो प्रेशर करेक्टेड डालो, वॉल्यूम करेक्टेड डालो। प्रेशर करेक्टेड क्या था? P प्लस ए एन स्क्वायर बाय वी स्क्वायर। ये क्या है? प्रेशर करेक्टेड। वॉल्यूम करेक्टेड क्या था? ये था इक्वल्स टू NRT। तो हमने बेसिकली क्या करा है? PV इक्वल्स टू NRT को ही थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया। राइट साइड में तो NRT ही रहने दिया है, लेफ्ट साइड में जो प्रेशर और वॉल्यूम था, प्रेशर की जगह क्या डाला? प्रेशर करेक्टेड। वॉल्यूम की जगह क्या डाला? वॉल्यूम करेक्टेड। तो आपकी क्या निकल के आई? आपके निकल के आई वेंडर वॉल इक्वेशन। किसके लिए? रियल गैस के लिए। किसके लिए? रियल गैस के लिए। करेक्ट है? हाँ या ना? हाँ या ना? ठीक है। नेक्स्ट फैक्टर कौन सा रहता है? नेक्स्ट फैक्टर रहता है कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। किससे रिप्रेजेंट करते हो भैया? Z से रिप्रेजेंट करते हो, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। ठीक है। अब ये होता क्या है और इसके हमको कैसे कैसे केसेस पढ़ने हैं ये देखना है ना। तो देखो ये होता क्या है, ये एक ऐसा फैक्टर है जो डिसाइड करता है एक्सटेंट ऑफ डेविएशन ऑफ रियल गैस फ्रॉम आइडियल गैस बिहेवियर। मतलब जो आपकी रियल गैस है वो आइडियल गैस बिहेवियर से कितनी दूर है, कितना उसमें डेविएशन है रियल गैस में आइडियल गैस बिहेवियर से, वो कौन बताता है? Z बताता है, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर बताता है। निकाल लेते कैसे हैं Z? Z निकालते हैं हम
PV अपॉन nRT से। Z कैसे निकालते हैं? PV अपॉन nRT से Z निकाला जाता है, करेक्ट। और एक और फॉर्मूला रहता है Z निकालने का, क्या रहता है? वॉल्यूम ऑफ रियल गैस अपॉन वॉल्यूम ऑफ आइडियल गैस। ठीक है, ये दो फॉर्मूले रहते हैं आपके कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर निकालने के लिए। कौन कौन से? पीवी अपॉन एनआरटी, या फिर वी रियल गैस की, वॉल्यूम रियल गैस की अपॉन वॉल्यूम आइडियल गैस की। ये होता है कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। समझ गए ना कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर क्या है? क्या है कि एक रियल गैस कितनी दूर है आइडियल गैस बिहेवियर से, है ना, कितना डेविएशन दिखा रही है, जो रियल गैस है कितना डेविएशन दिखा रही है आइडियल गैस बिहेवियर से, वो क्या बताती है? उसका कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर बताती है। ठीक है, अब देखो, अब इसमें एक तो भैया पहले ग्राफ आता है और फिर उस ग्राफ को हमको जबरदस्त तरीके से पढ़ना है, एकदम निचोड़ डालना है। ठीक है, देखो ग्राफ क्या है, यहां पे हमने ले लिया Z, यहां पे हमने Z की वैल्यू ले ली, यहां पे हमने प्रेशर ले लिया, यहां पे हमने प्रेशर ले लिया। ठीक है, सपोज करो ये Z की वैल्यू 1 है, Z की वैल्यू 1 है। ठीक है, ये मुझे बता सकते हो Z की वैल्यू 1 कौन से गैस के लिए रहेगी? देखो ना, Z की वैल्यू 1 होने का मतलब क्या है? PV और nRT क्या है? बराबर। PV इक्वल्स टू nRT है, तो ये किसके लिए है? आइडियल गैस के लिए। वेरी गुड। Z इक्वल्स टू 1 किसके लिए रहता है? आइडियल गैस के लिए रहता है। ठीक है, Z इक्वल्स टू 1 ये किसके लिए रहता है? आइडियल गैस के लिए। अच्छा, और क्या क्या रहता है? बाकी सब क्या है? रियल गैसेस है। तो वो इस आइडियल गैस से डेविएट करने वाली है, और जितना ज्यादा डेविएशन रहेगा उतना ही ज्यादा वो दूर रहेगी आइडियल गैस बिहेवियर से, करेक्ट। तो इसमें देखो आपका अलग अलग ऐसे ग्राफ बनते हैं। जैसे देखो ये ग्राफ रहता है आपका जो 1 के ऊपर ही रहता है हमेशा, H2 का। एक रहता है जैसे ये ग्राफ, थोड़ा सा नीचे आता है और ऊपर चले जाता है। किसका है ये? N2 का है। और नीचे आया ये O2, ये और नीचे आया ये CO2। मतलब जो जितना ज्यादा नीचे आएगा ना, जो जितना ज्यादा डेविएट करेगा वो उतना ही दूर जा रहा है आइडियल गैस बिहेवियर से। मतलब मोर द डेविएशन, मोर इज द गैस मूविंग अवे फ्रॉम आइडियल गैस बिहेवियर। ये चाहो तो लिख लो, है ना, देसी देसी सेंटेंस है ये काफी। मोर, है ना, मोर द डेविएशन, जितना ज्यादा डेविएशन रहेगा, मोर इज द गैस मूविंग away from, more is the gas moving away from ideal gas behavior। उतनी ही ज्यादा दूर आपकी गैस जा रही है आइडियल गैस बिहेवियर से। ठीक है, तो ये बेसिकली ग्राफ होता है। अब हमको इसमें कुछ केसेस पढ़ने हैं, बेसिकली 3 केसेस पढ़ने हैं इसमें। बहुत ध्यान लगाना, है ना, क्योंकि अभी जो अब हम पढ़ने वाले हैं उसमें थोड़ा सा लेवल ऊपर जाने वाला है, तो कॉन्सेंट्रेशन यहां लगाना। मैं एक बात को 2-2 3-3 बार रिपीट करता हूं, आप लोगों को भी पता है, तो पर सुनो उस बात को, जो गहराई बताना चाह रहे हैं उसको फील करिए, है ना। वरना ऊपर ऊपर से पढ़ाने का तो यार कहीं पे भी हो सकता है, लेकिन ऐसा काम हम करते नहीं, है ना। हम आपको पढ़ा रहे हैं तो बहुत डीप से, बहुत अंडरस्टैंडिंग के साथ आपको ये चीज समझाना चाह रहे हैं। कितने केसेस पढ़ाना चाह रहा हूँ? 3 केसेस पढ़ाना चाह रहा हूँ। आ जाओ भैया केस 1 के साथ। ठीक है, केस 1। केस 1 क्या है? ध्यान से सुनना। केस 1 क्या है? सबसे आसान केस, जिसमें Z क्या है? 1 है। जिसमें Z क्या है? 1 है। Z 1 होने के कारण मैं सीधा सीधा क्या बोल सकता हूं? PV इक्वल्स टू क्या है? nRT। Z का फॉर्मूला क्या था? Z का फॉर्मूला क्या था? PV अपॉन nRT। तो वहां से मैं क्या बोल सकता हूँ? PV इक्वल्स टू nRT है। PV इक्वल्स टू nRT है, और PV इक्वल्स टू nRT है, तो ये कौन सी गैस है? आपकी आइडियल गैस है। कौन सी गैस है? आइडियल गैस है। अब मुझे आप लोग ये बताइए कि क्या आइडियल गैस के मॉलिक्यूल्स के बीच में कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है? नहीं होता। रियल गैसेस के मॉलिक्यूल्स के बीच में मैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लेके चलता हूं, लेकिन आइडियल गैस के मॉलिक्यूल्स के बीच में कोई भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होता। अब अगर 2 मॉलिक्यूल है, इन दोनों के बीच में कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ही नहीं, तो क्या इन दोनों को मैं लिक्विफाई कभी कर सकता हूं? नहीं कर सकता। तो आइडियल गैस को आप कभी भी लिक्विफाई नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि 2 मॉलिक्यूल्स के बीच में कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ही नहीं है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं है तो वो कभी भी लिक्विड में कन्वर्ट नहीं हो सकते। लिक्विड में कन्वर्ट होने के लिए आपको फोर्स ऑफ अट्रैक्शन चाहिए, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं है तो लिक्विफाई नहीं हो सकते। दिस, तो जो आपकी आइडियल गैस रहती है वो दिस नॉट, या फिर ऐसे लिख दो,
कैन नॉट बी लिक्विफाइड। जो आइडियल गैस होती है वो लिक्विफाई नहीं करी जा सकती। वाई? बिकॉज नो इंटरैक्शन या फिर नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स के बीच में कोई भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं है, इसलिए ही उन्हें लिक्विफाई नहीं किया जा सकता। दिस इज केस वन। ठीक है। केस टू क्या है? केस टू है जब आपका जो कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर है वो ग्रेटर देन 1 है। कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर क्या है? ग्रेटर देन 1 है ना। देखो ना यार, ये जो ग्राफ है 1 के ऊपर जा रही है ना लाइनें, नीचे भी हैं, वो लेस देन 1 वाला केस है, वो भी थर्ड केस देखेंगे। केस टू क्या है? जब ऊपर वाली आपकी z क्या है? 1 से बड़ी वैल्यू। तो अगर आपका z इक्वल्स टू z इज ग्रेटर देन 1, तो इसको मैं क्या बोलता हूं? इसको मैं बोलता हूं इट इज बेसिकली पॉजिटिव डेविएशन। इसको हम क्या बोलेंगे? z अगर ग्रेटर देन 1 है तो इसको हम क्या बोलेंगे? पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम आइडियल गैस बिहेवियर। आइडियल गैस बिहेवियर से ये क्या है? पॉजिटिव डेविएशन है। z ग्रेटर देन 1 का मतलब क्या है? पॉजिटिव डेविएशन। अब ध्यान से देखो, ये पॉजिटिव डेविएशन आ कहां रहा है? क्या मैं ये कह सकता हूं कि जो ये वाला जो रीजन है, जो ये वाला रीजन है प्रेशर का, जो ये वाला रीजन है, यहां पे यार 1 जो आपके z की वैल्यू है वो ग्रेटर देन 1 है। देखो यहां पे z की वैल्यू क्या रहेगी? ग्रेटर देन 1 रहेगी, है ना। तो आपका जो z ग्रेटर देन 1 है वो किस केस में आ रहा है? हाई प्रेशर में, मतलब राइट साइड में आ रहा है आपका। जो z ग्रेटर देन 1 है वो कहां मिल रहा है आपको? हाई प्रेशर्स में मिल रहा है, जहां पे प्रेशर क्या है? ज्यादा है। इसको हटा दो। हाँ ना, थोड़ा सा क्लीन रखेंगे ग्राफ को। तो ये चीज आप समझे हैं। z ग्रेटर देन 1 आपको कहां मिलेगा? एट हाई प्रेशर। कहां मिलेगा? हाई प्रेशर पे मिलेगा। अरे ये बात समझ में, हाई प्रेशर पे आपको ये चीज मिलेगी। अच्छा अब ये बताओ, मैं z का दूसरा भी तो फॉर्मूला था। कौन सा फॉर्मूला था दूसरा? देखो z का दूसरा फॉर्मूला क्या था? v रियल अपॉन v आइडियल, ये भी था। तो अगर आपका जो z है वो ग्रेटर देन 1 है तो उसको मैं ये क्या लिख सकता हूं? v रियल गैस लिख सकता हूं z को अपॉन v आइडियल गैस ग्रेटर देन 1। तो क्या मैं यहां से ये बोल सकता हूं जो वॉल्यूम रहेगी रियल गैस की वो बड़ी रहने वाली है वॉल्यूम ऑफ आइडियल गैस से? क्या इतनी चीज बात समझ में आ रही है? ऑब्वियसली वी रियल गैस क्या रहेगी? बड़ी रहेगी वी आइडियल से। वॉल्यूम रियल गैस की बड़ी रहेगी आइडियल गैस से, क्योंकि z की वैल्यू क्या है? ग्रेटर देन 1। और यहां से अगर मैं एक और बात कंक्लूड कर सकता हूं कि अगर सपोज करो मैंने 1 मोल ले ली किसी भी गैस की, एसटीपी पे मेजर करा, 1 मोल कोई सी भी गैस एसटीपी पे मेजर कर रहे हैं, तो उसकी वॉल्यूम कितनी आती है? 22.4 लीटर आती है, मोल कॉन्सेप्ट। तो अगर 1 मोल में रियल गैस का ले लूं, एसटीपी पे मेजर करूं, तो उसकी वैल्यू 22.4 से ज्यादा आएगी। आइडियल गैस की होती है 22.4, तो रियल गैस की वॉल्यूम क्या आ रही है? ज्यादा आ रही है। तो क्या यहां पे मैं ये बोल सकता हूं कि वी रियल गैस है जो दैट इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू ग्रेटर देन 22.4 लीटर। ये आई है बात समझ में? ठीक है भैया, ये भी आ गई बात समझ में। अच्छा अब देखो हम क्या कर रहे हैं? हाई प्रेशर पढ़ रहे हैं हम। कौन सा केस पढ़ रहे हैं? z ग्रेटर देन 1, और वो कब होता है? हाई प्रेशर पे होता है। अब देखो आपकी जो वेंडरवॉल इक्वेशन थी वो क्या थी? वेंडरवॉल इक्वेशन थी p प्लस a n स्क्वायर बाय v स्क्वायर, ठीक है, इंटू v माइनस एन बी इक्वल्स टू एन आर टी। ये थी, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, करेक्ट। अब आपका प्रेशर क्या है? ज्यादा है। तो अगर कोई वैल्यू ज्यादा है, ये जो P की वैल्यू है ये क्या है? बहुत ज्यादा है। तो अगर P की वैल्यू ज्यादा है तो क्या उसके कंपैरिजन में मैं ए एन स्क्वायर बाय वी स्क्वायर इसको निग्लेक्ट कर सकता हूं? बिल्कुल कर सकता हूं। अगर सपोज करो आपकी P की वैल्यू 1000 है या 10,000 है, इसके सामने ये ए एन स्क्वायर बाय वी स्क्वायर सपोज करो 1 है, तो क्या मैं इसको निग्लेक्ट कर सकता हूं ना? बिल्कुल कर सकता हूं। लेकिन अगर P कम होता, 100 होता, और ए एन स्क्वायर बाय वी स्क्वायर 1 रहता, तो मैं निग्लेक्ट नहीं कर पाता। एक बड़ी वैल्यू के सामने एक छोटी वैल्यू निग्लेक्ट कर सकते हो। तो बड़ी वैल्यू क्या है? हाई प्रेशर। तो इसके टर्म्स में मैंने इस चीज को क्या कर दिया? निग्लेक्ट कर दिया। तो आपकी जो वेंडरवॉल इक्वेशन है वो हाई प्रेशर के टर्म्स में कैसे रिड्यूस हो चुकी है? वो हो चुकी है पी वी माइनस एन बी इक्वल्स टू एन आर टी।
ये आपकी रियल गैस इक्वेशन बन चुकी है। रियल गैस इक्वेशन कब? हाई प्रेशर पे। कब? हाई प्रेशर पे बन चुके हैं, क्योंकि मैंने जो प्रेशर वाला जो टर्म था वो मैंने निग्लेक्ट कर दिया। अब जरा इसको थोड़ा सा प्रोसीड करो, थोड़ा सा प्रोसीड करो तो कैसे होगा ये? पीवी माइनस माइनस एन पीबी इक्वल्स टू एनआरटी। अब क्या करो, दोनों साइड एनआरटी से डिवाइड कर दो, एनआरटी से दोनों साइड डिवाइड कर दो। तो देखो ये क्या आ रहा है, पीवी अपॉन एनआरटी माइनस एनआरटी से डिवाइड करूंगा तो देखो एन एन तो कैंसिल हो जाएगा, ये पीबी आएगा अपॉन आरटी आएगा और उधर क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। तो क्या ये आपको z दिख रहा है? क्या ये आपको z दिख रहा है? बिल्कुल दिख रहा है। तो आपका z का फॉर्मूला क्या आ रहा है, यहां से मैं देखूं और पीबी बाय आरटी को उधर ले जाओ तो z क्या आ रहा है? 1 प्लस पीबी अपॉन आर टी। यस, आई बात समझ में? ये आ रहा है आपका z का फॉर्मूला। कब? जब हाई प्रेशर है, z ग्रेटर देन 1 है और जिसको मैं पॉजिटिव डेविएशन बोल रहा हूं। आना भी यही चाहिए। देखो वैल्यू क्या आ रही है? 1 प्लस समथिंग आ रही है। तो क्या ये वैल्यू 1 से बड़ी होगी? बिल्कुल होगी। तो हमारा केस ही कौन सा चल रहा है? ऐसा केस जहां पे z इज ग्रेटर देन 1। तो ऑब्वियसली आंसर आपका जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी? 1 से बड़ी आएगी। तभी वैल्यू क्या आ रही है? 1 प्लस समथिंग, 1 प्लस समथिंग। ठीक है। तो भैया अब आपका तरफ से मेजर क्वेश्चन ये हो सकता है कि भैया ये जो इतना सब कुछ लिख दिया है आपने, कि क्या हमें ये सारी चीजें पढ़नी है? क्या ये सारी चीजें हमें याद रखनी है? तो बिल्कुल सारी चीजें ये आपको याद रखनी है। अब देखिए जो लास्ट केस है उसको भी यार डिस्कस कर लेते हैं, विच इज केस 3। वही सारी बातें यार हमको करनी है इन सब में, कि ये जिसमें z जो आपका कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर है वो क्या है? 1 से छोटा। वो क्या है? 1 से छोटा। इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम क्या बोलते हैं? नेगेटिव डेविएशन। जब यार z आपका ग्रेटर देन 1 था तो उसको हम क्या बोल रहे थे? पॉजिटिव डेविएशन। जब z आपका लेस देन 1 है तो उसको हम क्या बोलेंगे? नेगेटिव डेविएशन बोलेंगे। अब अगर ध्यान से हम देखें तो नेगेटिव डेविएशन हमारा कहां आ रहा है? देखो z की वैल्यू 1 से नीचे कब है? क्या हम यहां पे इस वाले पोर्शन पे बोल सकते हैं? देखिए इस वाले पोर्शन में आपका जो z है वो क्या है? लेस देन 1 है। जो आपका ग्राफ है वो 1 से नीचे है, मतलब लो प्रेशर कंडीशंस पे, मतलब लो प्रेशर कंडीशन पे। तो ये कब हो रहा है? एट लो प्रेशर। एट लो प्रेशर, हाँ या ना? बिल्कुल, ये बात सही है। अच्छा एक बात अगर हम समझें कि z क्या है? लेस देन 1, तो इससे मैं ये बोल सकता हूं कि v रियल, z का दूसरा आपकी फॉर्मूला क्या लग सकता हूं? v रियल, वॉल्यूम ऑफ रियल गैस और वॉल्यूम ऑफ आइडियल गैस, ये क्या है आपकी? लेस देन 1। तो इससे मुझे क्या पता चल रहा है? जो v रियल है, वॉल्यूम रियल गैस की है, वो कम है v आइडियल से। ये क्या, ये चीज समझ में आई है ना? जो वॉल्यूम ऑफ रियल गैस है वो कम है वॉल्यूम ऑफ आइडियल गैस से। और अगर मैं 1 मोल ऑफ आइडियल गैस ले लूं, एसटीपी पे कितना ऑक्यूपाई करता है? 22.4 लीटर। और उसी की जगह अगर मैं 1 मोल रियल गैस का ले लूंगा, लो प्रेशर पे रखूंगा, तो जो वॉल्यूम ऑफ रियल गैस आएगी वो 22.4 से कम आएगी, 22.4 लीटर से कम आएगी। क्या ये बात समझ में आ रही है? क्या ये बात समझ में आ रही है? इसमें देखो एक और पॉइंट ये नोट करने वाला है कि यार जब यहां पे देखो, जब आपका z ग्रेटर देन 1 था तो वॉल्यूम ऑफ रियल गैस क्या थी? ज्यादा थी वॉल्यूम ऑफ आइडियल गैस से। मतलब क्या आपके गैस के मॉलिक्यूल्स दूर दूर जाना चाह रहे हैं? तभी तो देखो रियल गैस की वॉल्यूम ज्यादा हो रही है। तो मतलब गैस के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो दूर दूर जाना चाह रहे हैं। अगर वो दूर दूर जाना चाह रहे हैं तो बताइए कौन से फोर्सेस डोमिनेट करेंगे? अट्रैक्टिव या रिपल्सिव? मॉलिक्यूल्स दूर दूर जाना चाह रहे हैं तो कौन से फोर्सेस डोमिनेट होते हैं इस रीजन में? इसमें रिपल्सिव फोर्सेस डोमिनेट होते हैं। रिपल्सिव फोर्सेस डोमिनेट करते हैं क्योंकि आपके गैस के मॉलिक्यूल्स दूर दूर जाना चाह रहे हैं। और जहां पे भी रिपल्सिव फोर्सेस डोमिनेट करेंगे, मॉलिक्यूल्स अगर दूर दूर जाना चाहेंगे, तो आप बताओ क्या उस गैस को आप इजीली लिक्विफाई कर सकते हो? अरे यार अगर लिक्विफेक्शन करना है, किसी गैस को लिक्विड में कन्वर्ट करना है, तो उसके मॉलिक्यूल्स को तो पास पास लाना है। यहाँ पे z ग्रेटर देन 1 में मॉलिक्यूल्स क्या कर रहे हैं? दूर दूर जा रहे हैं। तो मॉलिक्यूल्स अगर दूर दूर जा रहे हैं तो यहाँ पे मैं क्या बोल सकता हूं कि इट इज डिफिकल्ट टू लिक्विफाई गैस। इट इज डिफिकल्ट टू लिक्विफाई गैस, हाँ या ना? ये चीज करेक्ट है। ऐसे ही ये चीज यहां पे आ जाओ। अब आपका रियल गैस की जो वॉल्यूम है वो कम है, मतलब मॉलिक्यूल्स पास पास आना चाह रहे हैं। पास पास आना चाह रहे हैं तो कौन से फोर्सेस डोमिनेट कर रहे हैं? अट्रैक्टिव फोर्सेस डोमिनेट कर रहे हैं। कौन से फोर्सेस? अट्रैक्टिव फोर्सेस आपके डोमिनेट कर रहे हैं।
और अगर अट्रैक्टिव फोर्सेस डोमिनेट कर रहे हैं, मॉलिक्यूल्स पास पास आने जा रहे हैं, तो आपकी गैस को हम लिक्विफाई कर सकते हो। गैस कैन बी लिक्विफाइड। क्या ये बातें समझ में आ गई हैं? क्या ये सारी चीजें क्लियर हो गई हैं? बिल्कुल हो गई हैं। ठीक है, अब देखो, जैसे यार हम लोगों ने एक ये जो डेरिवेशन करा था, ये देखो प्रीवियसली जो हमने डेरिवेशन करा, वैन डर वाल की इक्वेशन लिखी, फिर हमने प्रेशर वाला टर्म इग्नोर कर दिया था। ऐसे ही हमको अब थर्ड केस में भी डेरिवेशन करना है। पहले अगर मैं वैन डर वाल इक्वेशन लिखूं तो क्या होता है, P प्लस ए एन स्क्वायर बाय वी स्क्वायर, ठीक है, इनटू वी माइनस एन बी इक्वल्स टू एन आर टी। ये है, बिल्कुल सही है। आपका लो प्रेशर है, प्रेशर क्या रख रहा है, लो प्रेशर रख रखा है। अगर आपका लो प्रेशर है तो क्या मैं ये बोल सकता हूं हाई वॉल्यूम है? ऑब्वियसली प्रेशर और वॉल्यूम क्या रहता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अगर प्रेशर कम है तो वॉल्यूम क्या रहेगी, ज्यादा। तो वॉल्यूम मतलब ये वाला टर्म जिसको मैं गोले में, व्हाइट गोले में रह रहा हूं, ये वाला टर्म क्या है, ज्यादा। तो अगर ये वाला टर्म ज्यादा है, हाई वॉल्यूम है, तो क्या इसको हम निग्लेक्ट कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। एक बड़ी वैल्यू के सामने एक छोटी वैल्यू आप हमेशा निग्लेक्ट कर सकते हो। तो v के सामने मैं एन बी को निग्लेक्ट कर रहा हूं, तो मेरी जो वैन डर वाल इक्वेशन है वो किस में रिड्यूस हो रही है, वो रिड्यूस हो रही है p प्लस ए एन स्क्वायर बाय वी स्क्वायर। ठीक है, एन बी को तो निग्लेक्ट कर दिया, बचा क्या, v इक्वल्स टू एन आर टी। ये आपकी वैन डर वाल इक्वेशन रिड्यूस हो रही है कब, लो प्रेशर के टाइम पे। कब, जब आपका प्रेशर लो है, z इज लेस देन 1। ठीक है, अब इसको चाहो तो यार आप थोड़ा सा प्रोसीड कर सकते हो। कैसे प्रोसीड करोगे, आप इसको ओपन करो तो देखो कैसे हो रहा है, ये पी वी प्लस, देखो एक वी से वी कैंसिल हो जाएगा तो ये आ जाएगा ए एन स्क्वायर बाय वी इक्वल्स टू एन आर टी। अब क्या करो, एन आर टी से डिवाइड कर दो। अब एन आर टी से डिवाइड करोगे तो पी वी अपॉन एन आर टी प्लस ए, देखो एन स्क्वायर ऊपर है और एन आर टी से डिवाइड करोगे तो एक एन तो कट जाएगा, अपॉन आर टी और वी बच जाएगा, इक्वल्स टू, यहां पे तो राइट साइड में क्या आ जाएगा, 1। अब ध्यान से देखो तो ये क्या है, ये क्या है, z है। ये क्या है, z है। तो आपका जो z बन रहा है वो क्या बन रहा है, 1 माइनस ए एन अपॉन वी आर टी। सही है बात, बिल्कुल सही है। क्या z की वैल्यू 1 से कम आ रही है, बिल्कुल आ रही है। 1 माइनस है, 1 में से कुछ चीज को माइनस कर रहे हो तो ऑब्वियसली वैल्यू 1 से कम ही आएगी। क्लियर हुआ है? ठीक है, तो ये बहुत जबरदस्त बातें हैं, ये सारी चीजें हमको ध्यान में रखनी है। 3 केसेस पढ़ाए हैं, केस 1 जिसमें आइडियल गैस है, केस 2 जिसमें z ग्रेटर देन 1 है, पॉजिटिव डेविएशन बोल रहा हूं, और केस 3 z लेस देन 1 जिसे हम नेगेटिव डेविएशन बोल रहे हैं। सारी बातें इंपॉर्टेंट है, कहीं से भी डायरेक्टली सवाल आपसे पूछा जा सकता है, कहीं से भी पूछा जा सकता है। आई बात समझ में, इतना क्लियर हुआ है? ठीक है, अब देखो, अब आपका कुछ थ्योरेटिकल चीजें चलने वाली है। अब जो भी यार चैप्टर में बचा है मेनली आपका थ्योरेटिकल ही बचा है, कुछ न्यूमेरिकल्स हैं वो भी मैं आपको करवाऊंगा, न्यूमेरिकल्स भी। देखिए नेक्स्ट हम क्या बात कर रहे हैं, बॉयल्स टेम्परेचर की बात करें। कुछ आपके टेम्परेचर्स आने वाले हैं, देखिए यहाँ पे बॉयल्स टेम्परेचर किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, टीबी से। क्या होता है बॉयल्स टेम्परेचर, इट इज द टेम्परेचर एट विच रियल गैसेस ओबे आइडियल गैस ओवर अ वाइड रेंज ऑफ प्रेशर। मतलब आपका ऐसा टेम्परेचर जिस पे रियल गैसेस आइडियल गैस की तरह ओबे करती हैं ओवर अ वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर। ठीक है, इसकी वैल्यू कैसे निकालते हो आप टीबी की, एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड है ए अपॉन बी आर। ऑब्वियसली ए और बी क्या है आपके, वैन डर वाल कांस्टेंट है, करेक्ट। ए एंड बी आर वैन डर वाल भैया के क्या हैं, कांस्टेंट है। ये चीज हम पढ़ते हुए आए हैं। और आर तो आपका भैया क्या होता है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। तो आपका हम बॉयल्स लॉ की वैल्यू कैसे निकालते हैं, ए बाई बी आर। और होता क्या है वो, ऐसा टेम्परेचर जिसपे रियल गैसेस आइडियल गैस की तरह बिहेव करती हैं ओवर अ वाइड रेंज ऑफ प्रेशर। ठीक है, अच्छा और क्या है, अब लिक्विफैक्शन ऑफ गैसेस। अगर आपको किसी भी गैस को लिक्विफाई करना है, लिक्विड में कन्वर्ट करना है, लिक्विफैक्शन का मतलब क्या है, गैस को आपको लिक्विड में कन्वर्ट करना है, तो भैया क्या कंडीशंस है, ये कंडीशन बहुत ही बेसिक्स हैं। आपको प्रेशर क्या रखना पड़ेगा, हाई। ऑब्वियसली अगर आप हाई प्रेशर रखोगे तो आप गैस के मॉलिक्यूल्स को पास पास लेके आ रहे हो, गैस के मॉलिक्यूल्स को पास पास लेके आ रहे हो तो आप उसको उनको किस में कन्वर्ट कर रहे हो, लिक्विड में कन्वर्ट कर रहे हो। तो हाई प्रेशर से गैस कन्वर्ट हो जाती है लिक्विड में।
एज वेल एज लो टेम्परेचर। देखो लो टेम्परेचर से आप बेसिकली उनकी काइनेटिक एनर्जी है उसको कम करना चाह रहे हो। काइनेटिक एनर्जी कम रहेगी तो उनका मूवमेंट, मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट कम हो जाएगा। मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट कम हो जाएगा तो जैसे ही वो नजदीक आएंगे तो उनके बीच में अट्रैक्टिव फोर्सेस डेवलप होंगे और वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो अगर किसी भी गैस को लिक्विफाई करना है तो ये दो कंडीशंस हैं, ठीक है। यहां से भैया डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है, सिंपली आपसे कंडीशन पूछी जा सकती है कि क्या क्या कंडीशन है लिक्विफैक्शन ऑफ गैसेस की, ठीक है। और क्या रहता है, और अब आपके तीन तरीके के कांस्टेंट होते हैं जिसे हम लोग क्रिटिकल कांस्टेंट्स बोलते हैं। तीन है, क्रिटिकल टेम्परेचर है टीसी, क्रिटिकल प्रेशर है पीसी, और क्रिटिकल वॉल्यूम है वीसी। वो क्या कैसे होती है वो भी समझाते हैं यार, ठीक है। देखो क्या बोल रहे हैं, क्रिटिकल टेम्परेचर क्या है, टीसी क्या होता है, ऐसा टेम्परेचर अबव विच गैस कैन नॉट बी लिक्विफाइड हाउएवर हाई प्रेशर इज अप्लाइड। आपका क्रिटिकल टेम्परेचर वो टेम्परेचर है जिसके ऊपर आप गैस को कभी भी लिक्विफाई कर ही नहीं सकते हो, कितना भी हाई प्रेशर लगा लीजिए, कितना भी हाई प्रेशर लगा लो। अगर आपने टेम्परेचर को, गैस का टेम्परेचर क्रिटिकल टेम्परेचर से ऊपर रख रखा है तो आप उसको कभी भी लिक्विफाई नहीं कर सकते हो, गैस को कभी भी लिक्विफाई नहीं कर सकते, ठीक है। इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू कैसे निकाली जाती है, 8/27 A/BR, ठीक है। ये अगेन यार ये सारी एक्सपेरिमेंटली डिराइव्ड वैल्यूज रहती हैं, आप लोगों को डायरेक्ट ये वैल्यूज ध्यान रखनी है। फील लीजिए, क्रिटिकल टेम्परेचर है क्या, ऐसा टेम्परेचर जिसके ऊपर आप गैस को कभी भी लिक्विफाई नहीं कर सकते हो। वो क्या है, वो क्या है आपका क्रिटिकल टेम्परेचर। ऐसे ही क्रिटिकल प्रेशर होता है। क्रिटिकल प्रेशर क्या होता है, इतना मिनिमम प्रेशर दैट मस्ट बी अप्लाइड ऑन अ गैस एट टीसी टू लिक्विफाई अ गैस। अगर किसी गैस को लिक्विफाई करना है आपको तो जो मिनिमम प्रेशर लगाना पड़ता है उसको क्या हम बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं क्रिटिकल प्रेशर। किससे बोला जाता है, पीसी से रिप्रेजेंट करते हैं, कैसे, A/27 B²। ये आपकी वैल्यू है, ये आपकी वैल्यू है, ठीक है। तो सीधी सीधी बात ये बोल सकते हैं, टू लिक्विफाई अ गैस, अगर किसी गैस को लिक्विफाई करना है जो प्रेशर आप लगा रहे हो वो क्रिटिकल प्रेशर से बड़ा होना चाहिए। क्योंकि क्रिटिकल प्रेशर क्या है, मिनिमम प्रेशर, कि भैया इतना तो लगाओ अगर आपको गैस को लिक्विफाई करना है, इससे ज्यादा ही लगाओ। और टेम्परेचर क्या है, क्रिटिकल टेम्परेचर क्या, मैक्सिमम टेम्परेचर जब तक गैस लिक्विफाई हो सकती है। तो टेम्परेचर क्या रखना पड़ता है, क्रिटिकल टेम्परेचर से कम। ये भैया कंडीशन है लिक्विफाई करने की किसी भी गैस को। अब ऐसे ही थर्ड कांस्टेंट क्या होता है, क्रिटिकल वॉल्यूम। किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वीसी से। क्या हो जाएगी, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 1 मोल ऑफ अ गैस एट क्रिटिकल टेम्परेचर एंड क्रिटिकल प्रेशर। मतलब देखो यार, वॉल्यूम किसी भी गैस की किस पे डिपेंड करती है, उसके टेम्परेचर पे और उसके प्रेशर पे। तो आपका अगर आपने टेम्परेचर ले रखा है क्रिटिकल, प्रेशर ले रखा है क्रिटिकल, तो क्रिटिकल टेम्परेचर और क्रिटिकल प्रेशर पे जो भी 1 मोल ऑफ अ गैस की वॉल्यूम आ रही है उसको हम क्या बोलते हैं, क्रिटिकल वॉल्यूम, ठीक है। वी सी किससे रिप्रेजेंट करते हैं, 3B से, करेक्ट है। ये सारी वैल्यूज अगेन याद करनी है आपको, क्रिटिकल वैल्यूज, क्रिटिकल कांस्टेंट्स याद रखने हैं, बॉयल्स टेम्परेचर भी याद रखना है। ये रहा भैया इस पे क्वेश्चन, करना जरा, करना। क्या बोल रहा है, बोल रहा है कैलकुलेट वैल्यू ऑफ जेड, कैलकुलेट